सेपरेशन, पृथक्करण, यानी सामान्यतः विवाह इसलिए किया जाता है कि दोनों लोग साथ में रहें, परंतु कभी कभी स्थितियां विपरीत हो जाती हैं जिसमें एक दूसरे के साथ रहना असंभव हो जाता है। तो उन परिस्थितियों में और कोई अप्रिय घटना आगे घटित न हो, तो उन विशेष परिस्थितियों में जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथक्करण और डाइवोर्स और करार द्वारा पृथक्करण, पारस्परिक सहमति द्वारा पृथक्करण, ये तमाम प्रकार की जो है ये कानून है जिसके आधार पर पृथक्करण यानी पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अब ये पृथक दो रूप से हो सकते हैं। नंबर 1, पारस्परिक सहमति द्वारा पृथक, जिसको स्वैच्छिक पृथक्करण भी कहते हैं, कि यदि दोनों में ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं जब साथ में रहना संभव नहीं हो पा रहा है, तो वो अपना पृथक्करण जो है स्वैच्छिक रूप से पारस्परिक सहमति से अपना अलग रह सकते हैं। अब दूसरा जो है न्यायिक पृथक्करण, दोनों पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अदालत से यानी न्यायालय से इस बात की न्यायिक पृथक्करण की डिक्री ले सकता है कि हम अलग रहें, हम इनसे अलग रहें, पति पत्नी में से कोई भी। अब जहां नंबर 1, जहां पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद, पारस्परिक सहमति द्वारा जहां पृथक यदि अलग होता है व्यक्ति, पति या पत्नी अलग होते हैं, तो केवल जो है ये दाम्पत्य जीवन जो है उसका निलंबन होता है, सस्पेंशन, ये परमानेंट नहीं है। उसमें पृथक्करण की चाहे पारस्परिक सहमति से पृथक्करण यदि अलग रह रहे हों, चाहे न्यायिक पृथक्करण से अलग रह रहे हों, लेकिन पति पत्नी दोनों बने रहेंगे, स्थिति बनी रहेगी उनकी कोई, और उनमें जो है एक दूसरे के न रहने पे उनकी प्रॉपर्टी का वो जो है हकदार भी होगा और उनकी संपत्ति में वो पूरा अधिकार मिलेगा जैसे पति या पत्नी होते। केवल इसमें जो है अलग अपना मकान हो जाता है, अलग जगह रहने लगता है, अलग खान पान हो जाता है, लेकिन पति पत्नी वो हमेशा बने रहेंगे और उनकी संतान जो है अपने पिता या माँ के संपत्ति में हिस्सेदार होगा। जैसे वो स्थिति होती जिससे पृथक्करण नहीं हुआ है, तो जितना हकदार होता है उतने हकदार पृथक्करण के बाद। तो स्वैच्छिक पृथक्करण में जब व्यक्ति चाहे तो अपना जो है पृथक्करण से एक साथ भी रह सकते हैं, पृथक्करण अपना खत्म करके एक साथ फिर हो जाए। लेकिन न्यायिक पृथक्करण में जब एक बार डिक्री पास हो जाती है, न्यायालय द्वारा एक बार डिक्री पास कर दी जाती है, तो पुनः जो है मेल नहीं हो सकता है दोनों का, जब तक कि वह डिक्री फिर एक साथ होने के लिए वो डिक्री जो है दाम्पत्य जीवन स्थापित करने के लिए जो न्यायालय ने डिक्री पास किया, जो न्यायालय ने आदेश पारित किया है, उस आदेश को रद्द पकड़ाना पड़ेगा। अर्थात उस आदेश को जो पृथक्करण का जुडिशियल सेपरेशन जो है उसकी डिक्री जो न्यायालय ने पास किया है उसके रहते हुए, मौजूद रहते हुए, अस्तित्व में उसके रहते हुए जुडिशियल सेपरेशन बना रहेगा। लेकिन यदि पति या पत्नी दोनों में से दोनों सहमत है या कोई उसमें से पृथक्करण की डिक्री, जुडिशियल जो सेपरेशन की डिक्री है उसको अपास करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए फिर याचिका प्रेषित की जा सकती है और दोनों सहमत है तो याचिका जो है अलाउ कर दी जाएगी और जो पूर्व आदेश और डिक्री जो न्यायिक पृथक्करण की है उसको क्वेश्चन कर देगा, उसको रद्द कर देगा, निरस्त कर देगा न्यायालय। तो न्यायिक अब स्वैच्छिक पृथक्करण में जो स्वैच्छिक पृथक्करण यानी पारस्परिक सहमति द्वारा पृथक्करण है, इसमें तो ज्यादा जटिलता नहीं है। लेकिन न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन में जो है
जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री तभी पास हो सकती है कि जब विवाह मान्य हो, यानी वैध विवाह हो। तो न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री तभी पास न्यायालय करेगा मान्य विवाह होने पे। यदि विवाह मान्य नहीं है, अमान्य है, शून्य है, शून्यकरणीय है, तो उसमें डिग्री पर तो सोता है शून्य, तो उसमें डिग्री पृथक्करण की डिग्री पास करनी अदालत नहीं पास करेगी। और न्यायिक पृथक्करण में एक शर्त और भी है कि दोनों पक्ष यदि चाहें तो डिग्री पास होने के बाद अपना याचिका दोनों में से कोई दाखिल कर सकता है, या दोनों पारस्परिक सहमति से दाखिल कर सकते हैं कि हम तो अब अपना दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। वो डिग्री जो पास की गई है वो रद्द कर दिया जाए, हम लोग सहमति देते हैं, हम लोग प्रस्ताव करते हैं। तो न्यायालय जो है उनकी मांग पे जो है वो पूर्व निर्णय जो डिग्री पृथक्करण की है उसको अपास कर देगा, तब ये लोग अपना दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापित पुनः कर सकते हैं। अब पारस्परिक यानी पृथक्करण के समय दोनों पक्ष में से कोई पति या पत्नी कोई एक अपराध करता है, कोई एक कर्ज लेता है, कोई एक सिविल डिस्प्यूट करता है, तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी सिविल डिस्प्यूट मान लीजिए कोई करती है पत्नी, ये पति करता है पृथक्करण के संबंध में, पृथक्करण के रहते हुए, पृथक्करण उस समय पृथक्करण में है और कोई सिविल डिस्प्यूट करता है, तो वह उस व्यक्ति जो है वही जिम्मेदार होगा, उसकी पत्नी उसकी भागीदारी नहीं होगी, या उसका पति उसका भागीदार नहीं होगा। पत्नी करती है तो सिविल डिस्प्यूट। तो न्यायिक पृथक्करण में दोनों के कृत्य जो है वो स्वयं उसके भोग करेंगे, यानी पति जो करेगा पति भोग करेगा, पत्नी जो करेगी पत्नी भोग, अच्छे का बुरा, बुरा का अच्छे का बुरा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा भोग करेगा। तो एक स्थिति जो है जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथक्करण के समय या उससे पारस्परिक पृथक्करण के समय में ये स्थिति हो जाती है। अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को इसमें एक संशोधन किया गया 1976 में। तो 1976 में संशोधन होने के बाद न्यायिक पृथक्करण और न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद का दोनों का आधार एक मान लिया गया है। यानी जब संशोधन 1976 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन हो गया और उस संशोधन करके जो आधार न्यायिक पृथक्करण के हैं वही आधार जो है डाइवोर्स के यानी विवाह विच्छेद की। अब न्यायिक पृथक्करण अलग चीज है, विवाह विच्छेद अलग चीज है। न्यायिक पृथक्करण में या पृथक्करण में पति पत्नी बने रहेंगे, उनका विवाह का विघटन नहीं होता है। और डाइवोर्स के समय, विवाह विच्छेद के समय डाइवोर्स हो जाता है, यानी पति पत्नी का जो विवाह जो है वो टूट जाता है, वो विघटन उसका हो जाता है। डाइवोर्स यानी विवाह विच्छेद के समय। तो डिग्री जो है, यदि आधार जो है पति पत्नी दोनों का जो है, दोनों को वही दिए गए हैं, आधार दोनों का लगभग एक ही है। और न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद में दोनों में अंतर है। न्यायिक पृथक्करण में पति पत्नी की स्थिति बनी रहेगी, विवाह विघटन नहीं होगा। विवाह विच्छेद में पति पत्नी नहीं बने रहेंगे, विवाह विच्छेद हो जाएगा। न्यायिक पृथक्करण के समय पति पत्नी दूसरा विवाह अपना नहीं कर सकते हैं। यदि दूसरा विवाह करते हैं तो द्विविवाह के दोषी होंगे। विवाह विच्छेद में पति पत्नी स्वतंत्र हैं, दूसरा अपना विवाह कर सकते हैं।
न्यायिक पृथक्करण के समय पत्नी कोई भी याचिका दायर कर सकती हैं और अदालत से निवेदन कर सकती हैं वही उनके न्यायिक पृथक्करण की डिग्री आपास कर दें। विवाह विच्छेद में ऐसा नहीं। विवाह विच्छेद एक बार विघटन हो गया तो उसकी पुनर्स्थापना पुनः नहीं हो सकती। न्यायिक पृथक्करण में पति पत्नी जो भी संपत्ति होगी उसमें दोनों हकदार हैं, यानी पत्नी की संपत्ति में पति और पति के संपत्ति में पत्नी हकदार है। विवाह विच्छेद में दोनों स्वतंत्र हैं, किसी की संपत्ति में कोई किसी का अधिकार नहीं। यद्यपि दोनों विवाह विच्छेद के और न्यायिक पृथक्करण के 1976 के संशोधन होने के बाद दोनों को आधार एक मान लिए गए हैं। अब विवाह विच्छेद निम्नलिखित आधारों पर हो सकता है। नंबर 1, दोषिता का आधार, गिल्टी ग्राउंड। नंबर 2, विवाह भंग का आधार। अब जो दोषिता का आधार में है, दोषिता का आधार यानी गिल्टी यानी अपराध, तो दोषिता के आधार में वह आधार जिनपे पति और पत्नी दोनों डाइवोर्स यानी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, और वह आधार जिनपे केवल पत्नी को अधिकार दिया गया है, ग्राउंड दिया गया है, तो विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर सकती है। विवाह भंग का आधार जो है इसमें पारस्परिक अनुमति का आधार है। सेक्शन 13 सब क्लास ख यानी बी सब क्लास बी, इसकी चर्चा हम पारस्परिक कर ही चुके हैं पहले। इसमें एक और है, रूढ़िगत और विशेष अधिनियमों के अंतर्गत मान्य विवाह विच्छेद। ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 29 सब क्लास 1 में है कि वहाँ रूढ़िगत, यदि ऐसा कोई है कि यदि विवाह विच्छेद करना है तो एक रूढ़िगत आधार है, क्योंकि यहाँ ऐसे विवाह विच्छेद हो जाता है तो वहाँ वैसे विवाह विच्छेद हो जाएगा। अब दोषिता के आधार पे ये सन 1976 में संशोधन करके 13 सब क्लास 1 सेक्शन में एक प्रावधान कर दिया गया कि निम्नलिखित आधार जो है दोषिता के आधार पे शामिल किए जाएंगे। नंबर 1, अभित्यजन का आधार। अभित्यजन मतलब जिसको त्याग दिया है, जैसे पत्नी पति को त्याग दे, न आवे पति के घर, या पत्नी या पति पत्नी को त्याग दे, उसको लिवा नहीं आवे, तो ये अभित्यजन का आधार है। तो अभित्यजन के आधार पे दोनों लोग यानी पति भी दायर कर सकता है, पत्नी भी, ये वो आधार है जिसमें पति और पत्नी दोनों दायर कर सकते हैं। अब नंबर 1 अभित्यजन का आधार। अभित्यजन के आधार में इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, उमेश कुमार बनाम शश कुमारी, ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। इसमें उमेश की नौकरी उमेश का विवाह शशि के साथ होता है, और दोनों जो है, पति जो है प्राइवेट अपना बिजनेस करता है, पत्नी सरकारी नौकरी करती है, दोनों का विवाह हुआ। 3 साल तक मामला ठीक ठाक चला। 3 साल के बाद पति का दबाव बढ़ने लगा कि तू नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ के आके यहाँ रहो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में न जाओ। तो पत्नी ने अस्वीकार कर दिया। पति ने मुकदमा दाखिल किया अभित्यजन के आधार पे, क्योंकि वो आ नहीं रही है, और पत्नी की ओर से दलील यह थी कि पत्नी जो है सरकारी नौकरी करती है, पति का जो है
उनके पास कोई व्यापार नहीं है, ना तो कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई व्यापार है। पति हमेशा पत्नी से पैसा मांगता है शराब पीने के लिए, और दबाव डालता है ऊपर से कि आके यहाँ रहो, नौकरी छोड़ दो, आके रहा रहो, यहाँ रहो। तो इन आधार पे मान लीजिए नौकरी छोड़ देंगे तो पति जिन आधारों पे डाइवोर्स के लिए, तलाक के लिए पत्नी ने मुकदमा कर दिया है, तो उसका खर्चा भी तो नहीं चल पाएगा, पति का खर्चा भी तो नहीं चला पाएगी पत्नी यदि नौकरी छोड़ देगी तो वह नौकरी दिल्ली में रहकर नौकरी करती है, उससे अपना भरण पोषण और अपने परिवार बच्चों का और उसका पति का करती भरण पोषण करती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत नाराज हुई, कहे कि पति के पास कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, शराब पीता है और पत्नी से पैसा मांगता है, धमकाता है उसको और कहता है नौकरी छोड़ दो। पति की अर्जी को उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, फटकारते हुए, डांट लगाते हुए खारिज कर दिया। तो ये जो अभित्यजन का आधार जो है ये सही नहीं है, यानी पति जो है प्रताड़ित नहीं किया है, बल्कि पत्नी तो उदारवादी है, खर्चा चला रही है उनका, उन्होंने अभित्यजन नहीं किया, उनका परित्याग तो नहीं किया पत्नी ने, पति परित्याग उसका कर दिया। यद्यपि जब ये मुकदमा दायर किया इन सालों में, वो पति आता जाता था पत्नी के यहाँ दिल्ली, परमानेंट पत्नी नहीं रह पाती थी यहाँ, उसका मुकदमा खारिज हो गया पति का। नंबर 2 जो है भगोड़ा। यदि कोई सैनिक है, बाहर का सैनिक कोई है, कोई बॉर्डर पर लगा है ड्यूटी, और वो जो है भाग आता है वहां से, भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है, पत्नी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अभित्यजन का मुकदमा दायर कर सकती है, ये बेस्ट ग्राउंड है। नेक्स्ट, क्रूरता। क्रूरता, मान लीजिए पति या पत्नी दोनों में से कोई क्रूरता करे, मान लीजिए चलिए पति क्रूरता करता है, तो ये इस आधार पे भी जो है पत्नी जो है मुकदमा दायर करके विवाह विच्छेद अपना करा सकती है, यानी डाइवोर्स यानी तलाक ले सकती है। क्रूरता का परिभाषा, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें शारीरिक क्रूरता भी है, मानसिक क्रूरता भी है, ताने उड़ाने, तमाम प्रकार, किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, किसी प्रकार से आदमी उद्विग्न हो जाए, परेशान हो जाए, तो वो जो है क्रूरता की श्रेणी में आता है। अब क्रूरता के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भगवत बनाम भगवत। इसमें जो है पति अपने पत्नी के भाई का रात में पति और उसका साला सो रहा था, जब ये उठा रात में भगवत तो देखा उसका साला सो रहा है, उसका गला दबाने लगा। अच्छा, फिर दूसरी बार जो है अपने पुत्र का गला दबाने लगा। तो इस आधार पे अभित्यजन का मुकदमा पत्नी ने दाखिल किया। पति की तरफ से दलील यह थी कि पति विकृत चित्र का था, जानबूझ के इसने नहीं किया लेकिन अदालत ने, न्यायालय ने कहा कि नहीं, एक क्रूरता की श्रेणी में है, बहुत बड़ी क्रूरता की श्रेणी में है, इसी स्थिति में तो कभी कोई किसी को मार डाले हो। इस आधार पे पत्नी की अर्जी स्वीकार कर लिया और डाइवोर्स कर दिया, तलाक कर दिया, विवाह विच्छेद कर दिया पत्नी के लिए। नेक्स्ट जो है, अब देखिए क्रूरता में 2 प्रकार की क्रूरता आती है, एक शारीरिक क्रूरता, एक मानसिक क्रूरता। शारीरिक क्रूरता में जो व्यक्ति यानी पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है, माने मारता पीटता है, तो एक क्रूरता हुई, शारीरिक दंड देता है, उसको भोजन नहीं देता है, उसको मारता है, उसको चोटें कारित करता है, तो ये जो है शारीरिक क्रूरता है, यानी उसको बाहर निकाल देता है घर से, ये भी शारीरिक क्रूरता है। जिससे मतलब शारीरिक क्रूरता में जिससे शरीर को कष्ट हो, मान लीजिए उसको मारेगा, शरीर को कष्ट होगा, एक क्रूरता होगी, शारीरिक क्रूरता हो गई। मान लीजिए उसको घर से बाहर निकाल दिया, बाहर में ठंडक लग रही है, धूप लग रही है, या बाहरी कोई जानवर उस पर अटैक न कर दे,
और थक चुकी है, मान लीजिए खड़े खड़े थक चुकी है, बाहर उसको शरीर में कष्ट हो रहा है, तो ये भी जो है शारीरिक क्रूरता में की श्रेणी में आता है। दूसरा है यानी शरीर पर किसी भी प्रकार का चोट पहुंचे, कष्ट हो, शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो शारीरिक क्रूरता में आता है। अब मानसिक क्रूरता में शरीर को मान लीजिए टच न करें, शरीर को स्पर्श भी न करें, अब मानसिक रूप से परेशान करें। जैसे यदि अब इसमें हम चलते हैं, पति या पत्नी में से कोई दूसरे को ऐसी बातें कहे जिससे उसका मस्तिष्क जो है डिस्टर्ब हो जाए, ऐसी बात सुनो, ऐसे ताना मारे, तो अब ऐसी कड़वी बात कहे, उसका उपहास उड़ावे, पति या पत्नी में से कोई यानी पत्नी भी या पति भी एक दूसरे का उपहास उड़ावे, उनके नातेदारों रिश्तेदारों के सामने, उनके सामने और उनको बेइज्जत करें। तो ये सब जो है मानसिक क्रूरता है। इसे एक महत्वपूर्ण बात है मानसिक क्रूरता में, सप्तमी बनाम जगदीश। इसमें जो है पति जो है पत्नी को कुल भ्रष्टा, चरित्र भ्रष्टा, उल्टा, वेश्या कह के पुकारता था, जबकि ये सब गलत लांछन था उसके ऊपर। पत्नी उसके चरित्रवान थी, कर्तव्यशील थी, उदारवादी थी, लेकिन पति को जो है ये पसंद नहीं था। पति उसको जो है हमेशा जो है गाली देकर ही उड़ाता था। तो जबकि ये सब झूठ था, उसके ऊपर गलत लांछन लगाया जाता था। न्यायालय ने, पत्नी ने मुकदमा दायर किया, अर्जी लगाई पत्नी ने, और ये सब ग्राउंड बनाया, ये सब आधार लिया। न्यायालय ने कहा कि बिल्कुल सही, एक क्रूरता का, मानसिक क्रूरता का आधार है, और इस आधार पे जो है पत्नी द्वारा जो सप्तमी द्वारा जो अर्जी दी गई थी वो विवाह विच्छेद यानी तलाक की डिग्री अर्थात डाइवोर्स की डिग्री पारित कर दिया। नेक्स्ट जो है एक केस हम देते हैं दास्ताने बनाम दास्ताने के बाद, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, मैसूर हाई कोर्ट ने का जजमेंट है। इसमें पत्नी जो है अपने पति को खिंचाने और पीड़ा देने में बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव करती थी। पत्नी नातेदारों के सामने पति को और पति के नातेदारों को गलत लांछन लगाती थी, उनपे गलत यानी उनके ऊपर दोषारोपण करती, दोष मढ़ती थी, गलत दोष मढ़ती थी, और प्रताड़ना करने में प्रसन्नता का अनुभव करती थी पत्नी। यानी उसका पति जब परेशान हो जाता था, जब कष्ट का अनुभव करता था उसका पति, मानसिक कष्ट का, तो प्रसन्न होती थी उसकी पत्नी। उसके पति के नातेदारों के सामने भी, उनके रिश्तेदारों के सामने भी, अपने स्वयं और अपने नातेदारों से ऐसी बातें कहवाती थी कि जिसको सुनकर उसका पति जो है परेशान हो जाता था। पति को ताना मारती थी, कहती थी कि तुम्हारे पिता ने जो वकालत की डिग्री पास लिया है वो जब्त हो गया, वो जेल जाएंगे। पत्नी पति से कहती है कि तुम्हारे पिता ने जो किताब लिखी है वह बेकार है, उसको जला डालो, अपने माथ पर लगा लो। रात को तेज रोशनी में तेज लाइट जला के सिरहाने बैठ के पति को ताने मारती थी, गालियां सुनाती थी। बच्चों के उनके पति के सामने बच्चों को मारती पीटती थी, बच्चों के जिह्वा पे मिर्च रगड़ देती थी, और हर प्रकार से पति तंग आ चुका था। पति से कहती थी तू नौकरी छोड़ दो, भगवान करें तुम्हारी नौकरी चली जाए, तुम्हारी नौकरी छूट जाए, भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए।
कई बार उसने अपने मंगलसूत्र को तोड़ दिया कि हमारे लिए तो मर गए। तो इससे जो है बहुत ही प्रताड़ित हो गया पति, और उसने अर्जी लगाई विवाह विच्छेद की, यानी डाइवोर्स की, अर्थात तलाक की अर्जी लगाई, मुकदमा दाखिल किया। न्यायालय ने यह आधार पर्याप्त माना और इस आधार पे पति की याचिका स्वीकार कर लिया, विवाह विच्छेद की डिग्री पास कर दिया। दहेज मांगना भी ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। और भी आधार हैं, जैसे एडल्ट्री में रह रही हो पत्नी तो पति डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकता है। कुष्ठ, दोनों में से एक दूसरे को कुष्ठ रोग हो गया हो तो भी विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। संपरिवर्तन यानी धर्म परिवर्तन कर लिया हो, यानी हिंदू जब था शादी किया था, अब पति अब ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तो इस आधार पर भी डिग्री पास करने के लिए याचिका दाखिल, पत्नी द्वारा याचिका दाखिल की जा सकती है, पति द्वारा याचिका पत्नी के खिलाफ दाखिल किया जा सकता है। दोनों में से यदि कोई धर्म अपना परिवर्तन कर लेते हैं, दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, यानी मान लीजिए कोई हिंदू पत्नी, दोनों हिंदू है, हिंदू विवाह हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों में से पति या पत्नी अपने किसी ईसाई धर्म या मुसलमान धर्म में चले गए, तो एक दूसरे पक्ष के लिए यह ग्राउंड है, यह आधार है कि वो न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करा सकता है। नेक्स्ट जो है सन्यासी हो जाने पे, पति या पत्नी में से कोई सन्यासी मान लीजिए हो गया, तो सन्यासी हो जाने पर मान लिया जाता है कि ये संसार को, भौतिक सुविधाएं, संसार को भौतिक रूप से संसार को त्याग दिया और अध्यात्म में शामिल हो गया, तो उससे भी संपर्क कट जाता है। तो उस आधार पे भी दोनों में से कोई विवाह विच्छेद की डिग्री पास करा सकता है। मृत्यु की उपधारणा, यानी कोई व्यक्ति, पति या पत्नी दोनों में से कोई, यदि जिनका 7 वर्ष से जिनके बारे में कुछ सुना नहीं, 7 वर्ष से जिनके बारे में कुछ सुना गया होता उन लोगों द्वारा, यदि वह जीवित होता, तो एविडेंस जो है, एविडेंस एक्ट की धारा 108 में इसकी हम विवेचना पहले हम कर चुके हैं, किन आधार पे जो जिसके बारे में 7 साल से कुछ सुना नहीं गया, तो स्थिति क्या होगी। 7 साल तक यदि कोई व्यक्ति लापता है, यदि मान लीजिए पति लापता है, 7 साल तक पति कमाने गया कहीं और 7 साल तक उसका पता नहीं चला कहीं, तो मान लिया जाएगा कि वो मर गया, और इस आधार पर पत्नी दूसरी शादी कर सकती है, दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। यदि पत्नी भी चली गई कहीं, 7 वर्ष तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, तो पति भी अपना दूसरा विवाह कर सकता है। ये सुविधा दोनों को, इसका जिक्र जो है, इसका वर्णन जो है, इस पे डिस्कस, इस पे विचार विमर्श हम कर चुके हैं पिछले वाले सेशन में, एविडेंस एक्ट जब सेशन कर रहे हैं, उसमें सामने इसको देख सकते हैं। अब कुछ आधार ऐसे हैं जिसमें जो है केवल पत्नी को अधिकार है विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स लेने का। नंबर 1, यदि पति ने विवाह विच्छेद कर लिया है, क्षमा कीजिएगा, यदि पति ने दूसरा विवाह अपना कर लिया है, तो एक ग्राउंड होगा कि जब दूसरा विवाह कर लिया है पति ने, और उस पति उसके साथ रह रहा है, दूसरी पत्नी के अपने साथ रह रहा है, तो यह जो है पत्नी इस आधार पे याचिका दाखिल कर सकती है, डिग्री प्राप्त कर सकती है कि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। ये बेस्ट ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड आधार है। नेक्स्ट जो है, पति अलग रहता है, पति और पत्नी विवाह इसलिए होता है दोनों साथ रहे, ये दोनों साथ नहीं रहे हैं, सब लंबे समय तक अंतराल हो गया, अलग अलग रह रहे हैं, तो इस आधार पे भी पत्नी जो है डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए याचिका दाखिल कर सकती है।
नेक्स्ट आधार जो है, यदि पत्नी की उम्र जब उसका विवाह हुआ था 15 साल की थी, 15 साल इससे कम थी उसका विवाह हुआ था, अब वो बालिग हो गई, तो इस आधार पे भी जो है उसकी सम्मत विवाह के समय नहीं थी, इस आधार पे भी वो याचिका दाखिल कर सकती है, विवाह विच्छेद करा सकती है। तो और बहुत सारे आधार हैं कि जिसपे जो है पति या पत्नी, या इसमें जो बताया हमने, इसमें केवल पत्नी विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर सकती है। अब सेक्शन धारा 13 सब क्लास 2, धारा 13 खास सब क्लास 2 में यह प्रावधान बनाया गया है कि विवाह विच्छेद की यदि कोई याचिका दाखिल की जाती है, दोनों पक्षों में से यदि कोई या दोनों लोग विवाह विच्छेद की कोई याचिका दाखिल करते हैं, तो 6 माह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 6 माह के बाद ही वो अपना प्रस्ताव प्रेषित कर सकते हैं। यदि पहले प्रेषित कर दिया गया तो याचिका पोषणी नहीं। यदि, लेकिन इसमें यह भी शर्त है, याचिका प्रेषित करने के 18 माह बाद भी प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जा सकता। यदि 18 माह बीत गया तो फिर दूसरी याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। इसमें 6 माह का संबंध इसलिए दिया गया है 6 माह का, ताकि दोनों फिर से बार बार अपना मनन कर सकें कि जो नेक्स्ट कदम हम उठाने जा रहे हैं सही है गलत। इसलिए 6 माह का समय हमारी संसद की मंशा थी कि किन्हीं भी परिस्थितियों में विवाह विच्छेद नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां असंभव हो जाए वहां पे ये परिस्थितियां बनाई गई हैं, ये कानून बनाए गए हैं कि अब असंभव हो गया, नहीं रह सकते हैं, तब विवाह विच्छेद के लिए तो 6 माह का समय इसलिए दिया गया है। संसद एक समय, अच्छा समय 6 महीने का लंबा अंतराल है। इस बारे में पति पत्नी जो एक निर्णय लेने जा रहे हैं एक दूसरे के विरुद्ध, क्या वो निर्णय सही है गलत, उस पर मनन करें, पुनः पुनः विचार करें, अपने नाते रिश्तेदारों से भी इस बारे में चर्चा कर लें, क्या सही है क्या गलत है, उचित रहेगा अनुचित रहेगा। इसलिए 6 माह के, अच्छा मान लीजिए 6 माह के बीत जाने के 18 माह हो गया, 18 माह के बाद चला गया समय, तो भी न्यायालय समझ लेगी कि अब इनको रुचि नहीं रह गई, अब शायद वो एक हो गए हैं, विवाह विच्छेद की याचिका दाखिल नहीं करना चाहते, अब जो याचिका दाखिल है इसके चलने का कोई औचित्य नहीं है, तो वो याचिका खारिज कर दी जाएगी। यदि उनको करना हो तो फिर करें। और न्यायालय की यह भी मंशा है कि यदि अंतराल पार हो गया तो फिर अब हो सकता है कि मन बदल गया हो, दायर न करे, दिमाग में अच्छी बातें आ गई हो, सुधर गया हो, दिमाग सही हो गया हो दोनों का, याचिका दाखिल न करते हैं, इसलिए भी ये प्रावधान बनाया गया है। अब इसमें प्रश्न यह है कि क्या 6 माह के पहले भी वो दाखिल की जा सकती, प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें यह उठता है कि जो विवाह विच्छेद की डिक्री पास करने के लिए याचिका दायर की जा रही है, वह विवाह होने के 1 वर्ष के भीतर दाखिल नहीं की जा सकती। इस पे भी संसद की मंशा रही है। संसद ने अपना विचार विमर्श किया होगा, दिमाग लगाया होगा कि जहां 2 वर वधू आपस में मिलते हैं, विवाह दोनों को होता है, दोनों एक दूसरे के से अनभिज्ञ होते हैं, उनको आपस में एडजस्टमेंट, सामंजस्य बनाने के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें। तो शायद संसद की मंशा ही रही कि 1 साल समय जब बीत जाएगा तो हो सकता है वो समझ में आ जाए, एडजस्टमेंट उनका हो जाए, इसलिए 1 साल का समय इसमें दिया गया। मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, कुछ अपवाद हैं जिसमें 1 साल के पहले भी याचिका दाखिल की जा सकती है। यदि परिस्थितियां ऐसे असंभावी हो गई हैं कि उनका रहना मुश्किल हो गया है, एक दिन रहना मुश्किल हो गया है, तो इन
इन परिस्थितियों में भी वो जो अपवाद दिए गए हैं, उन अपवादों के अंतर्गत जो है वो कर सकते हैं, 1 साल के अंदर भी कर सकते हैं। ये जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 के सब क्लास 1 में विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष के भीतर याचिका विवाह विच्छेद की दाखिल नहीं की जा सकती। लेकिन अपवाद जो है असाधारण कष्ट भोगना, यदि किसी का विवाह हो गया, पति या पत्नी में से वो एक दूसरे को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि उनका जीना, एक दिन भी उनका जीना मुश्किल हो गया है, उनके साथ रहना, मारपीट हो रही है, अथवा वो विवाह होने के 1 महीने के बाद ही पति हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तो इन परिस्थितियों में जो है पत्नी जो है विवाह विच्छेद की याचिका 1 वर्ष के भीतर भी दाखिल कर सकती है। यद्यपि यह ग्राउंड लिखना होगा कि परिस्थितियां कौन सी हैं, वो अपवाद कौन से हैं कि उनका मामला अपवाद के अंतर्गत आता है कि नहीं, तो वो अपवाद की परिस्थितियां लिखनी पड़ेगी कि एक ग्राउंड ए है, आधार ए है कि जिसपे जो है वो अब समय उतना 1 साल तक वेट करना मुश्किल हो गया, यानी 6 माह तक 1 साल तक वेट करना, प्रतीक्षा करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो उन 1 साल के भीतर भी याचिका विवाह विच्छेद की दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट जो है दुराचारिता। यदि कोई पति शादी विवाह होने के बाद अपने पत्नी के साथ दुराचारिता करता है, दुराचारिता करवाता है, तो दुराचारिता के आधार पे भी, यद्यपि इसका दुराचारिता का हम डिटेल इसका हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इस आधार पे भी जो है वह पत्नी मुकदमा दाखिल कर सकती है, पति या पत्नी दोनों में से कोई। और मान लीजिए धर्म परिवर्तन कर ले पति या पत्नी में से कोई, तो उस आधार पे भी जो है विवाह विच्छेद की याचिका दाखिल की जा सकती है। अब हम अगले सेशन में इस पर चर्चा करेंगे कि विवाह विच्छेद जो है यदि एक बार हो गया तो पति पत्नी की स्थिति क्या होगी, और उनकी संतानें जो हैं तो उस प्रॉपर्टी में जो विवाह विच्छेद हो गया थे पति या पत्नी की प्रॉपर्टी में, संपत्ति में हकदार होंगे कि नहीं। तो इस सेशन जो है इस पर हम डिटेल चर्चा और आगे की कल करेंगे।